संध्या अपने हाथों में कपड़ों का एक सेट लेकर अंदर आई। वह हंसी। यंग स्वामी, आज फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव है। रोहिणी ने मुझे आपको प्रस्तुत करने के लिए भेजा है। उसने उसे ठीक से बैठने को कहा और उसका चेहरा धोया और उसके बालों में कंघी की। राघव हंसा। क्या यह वाकई इतना जरूरी है? हाँ हाँ, मैडम ने पहले ही कह दिया है कि यंग मास्टर अब 16 साल के हो गए हैं और शादी की उम्र हो गई है। उन्होंने मुझे आपको ठीक से कपड़े पहनाने के लिए कहा है। अगर किसी परिवार की सुंदर बेटी आपको देखती है, हाँ, तो आप समझ जाएंगे। संध्या हंसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मां को वाकई लगता है कि यह इतना जरूरी है। राघव अवाक रह गया। रघु और बाकी सभी 17 साल के थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। बेशक यह जरूरी है। मुझे अपने नाती नातिनों की चिंता है। रोहिणी अंदर आई और राघव को देखा। सीमा के मामले को धीरे धीरे संभाला जा सकता है और इसे एक दीर्घकालिक लक्ष्य माना जा सकता है, लेकिन आपको अल्पकालिक लक्ष्य भी रखने होंगे। इसे बीमा कहते हैं। मेरा सुझाव है कि आप एक उपयुक्त युवती को खोजें और सीमा का पीछा करते हुए कुछ बच्चे भी पैदा करें। क्या? राघव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या? एक आदमी के लिए कई पत्नियां और रखैलें रखना आम बात है। क्या सीमा को पहली पत्नी के रूप में रखना ठीक नहीं है? रोहिणी ने ऐसे कहा जैसे यही होना चाहिए। क्या आप गंभीर हैं? बेशक, लेकिन आप सीमा को इसके बारे में शुरू में नहीं बता सकते। एक बार जब आप दोनों करीब आ जाएंगे तो वह स्वाभाविक रूप से इसके लिए सहमत हो जाएगी। राघव ने पलकें झपकाईं। क्या यह भी ठीक था? मां, पिताजी ने इतने सालों में हमसे बात करने की जहमत नहीं उठाई। क्या उनकी बाहर भी पत्नियां और रखैलें हैं? इतनी बकवास मत करो। लेकिन तुम्हारे पिता के लिए कुछ अतिरिक्त पत्नियां या रखैलें रखना बिल्कुल ठीक रहेगा, उसने डांटा। लेकिन उसकी आंखों में एक दोषी, शर्मिंदगी भरी चमक चमक उठी। हाँ, मैं बस मजाक कर रहा हूं मां, चिंता मत करो। अगर लालटेन महोत्सव के दौरान कोई उपयुक्त महिलाएं होंगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। अपनी मां को बहुत खुश नहीं देखकर उसने मजाक किया। छी, तुम कौन होते हो कुछ घर लाने वाले? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी मां के सामने कोई झूठी मुस्कान लाने की कोशिश मत करना। तुम्हें यह बात ठीक से याद रखनी होगी, समझे? उसने गंभीरता से चेतावनी दी। ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, राघव ने वादा किया। अंदर से उसे नहीं लग रहा था कि यह बिल्कुल सही है, लेकिन उसने अपनी मां से यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। खुद को पेश करने लायक बनाने के बाद राघव ने एक नीला लबादा पहना। यह बिल्कुल सही साइज का था और इसे पहनने के बाद वह बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह लग रहा था, तलवार जैसी भौहें और स्वास्थ्य से चमकता हुआ। यद्यपि वह असाधारण रूप से सुंदर नहीं था, संध्या लगातार उसकी प्रशंसा करती थी। हाँ, चिंता मत करो मैडम, कितनी औरतें हमारे यंग मालिक का विरोध कर सकती हैं। उसकी बहुत तारीफ मत करो। हालांकि रोहिणी ने यह कहा, लेकिन वह अंदर से खुश थी। अपने खूबसूरत बेटे को देखकर वह गर्व से भर गई। ठीक है, अब समय हो गया है, जाओ। रोहिणी ने राघव को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। मां, सूरज अभी भी बहुत ऊपर है, अंधेरा होने में अभी कुछ समय लगेगा, राघव ने असहाय होकर कहा जब उसने पश्चिमी सूरज की ओर देखा जो अभी अभी ढलना शुरू हुआ था। बुरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि जल्दी से तैयारी करने का क्या मतलब होता है। पहले एक अच्छी जगह पाओ, उसके बाद ही तुम अपने मौके बढ़ा पाओगे। जल्दी जाओ। यह कहकर उसने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। राघव ने आंखें घुमाईं। ऐसा नहीं था कि वह व्यापार के लिए कोई दुकान खोल रहा था। उसे पहले कोई अच्छी जगह लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन चूंकि उसे पहले ही निकाल दिया गया था, इसलिए वह फिर भी चला गया। उसने देखा कि अनगिनत लोग अपने घरों के सामने लालटेन लटकाए हुए चहल पहल से भरे हुए हैं। राघव को देखकर एक युवक ने मजाक में कहा, भाई, तुम वाकई बहुत जल्दी आ गए हो। तुम्हें क्या पता, जो पहले उठता है उसे कीड़ा मिलता है, राघव ने जवाब दिया। हाँ, सच है। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। मैं अभी कपड़े बदलने जा रहा हूं। वह व्यक्ति भागकर अपने घर में चला गया। क्या बच्चा है, सिर्फ 13 साल का है और औरतों के साथ खेलना चाहता है। उसका मुंह फड़क उठा। आजकल के बच्चे वाकई बहुत जल्दी परिपक्व हो रहे हैं। वह भी सच में बहुत जल्दी परिपक्व हो गया था, और जब दूसरों ने देखा कि वह इतनी जल्दी परिपक्व हो गया है तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
वह इतनी जल्दी आ गया था कि उसे शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था और बस बैठे रहना भी उबाऊ होगा। जैसे ही वह इस बात पर झिझक रहा था कि आगे क्या करना है, एक लगभग ठोस जानलेवा आभा ने उस पर हमला कर दिया। हवा का एक झोंका सीधा राघव की पीठ की ओर बढ़ा। जल्दी से मुड़ते हुए राघव की मुट्ठी ने एक छिपे हुए हमलावर के घूंसे को रोकने में कामयाबी हासिल की। जब वे टकराए तो तेज हवाएं चलने लगीं और राघव को कई कदम पीछे हटना पड़ा। सिर उठाकर उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी उस पर एक और मुक्का बरसा रहा था। उस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा थी और उसके हर वार के साथ हवा सीटी बजा रही थी। राघव ने ठंडी सांस ली। मुक्का अनदेखा करते हुए उसने उस व्यक्ति की टांगों के बीच लात मारी। उस व्यक्ति का युद्ध अनुभव बहुत समृद्ध था और उसने सीधे अपने मुक्के को रोक दिया और बचाव में बदल गया। उसके पैर ने राघव के हमले को रोक दिया। उसे रोकने के बाद उस व्यक्ति के शरीर से एक भयंकर ऊर्जा फूट पड़ी। एक मुट्ठी ने अंतरिक्ष को चीर दिया और राघव के पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह से काट दिया। राघव की आंखों में ठंडक भर गई। जैसे ही वह अपनी पूरी ताकत लगाने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया। बैल की आत्मा! राघव चिल्लाया और उनके मुक्के आपस में टकरा गए। वह दर्जनों कदम दूर उछल गया। उसका खून तेजी से बहने लगा। जैसे ही वह व्यक्ति राघव को उड़ाने के बाद हमला जारी रखने वाला था, उसने अचानक मुड़कर देखा कि लोगों की परछाइयां उनकी ओर आ रही हैं। हम्मा, बच्चे, अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जब उसने पीले चेहरे वाले राघव को देखा तो उसने ठंडी सांस ली। वह चौंकाने वाली गति से राघव की आंखों के सामने से गायब हो गया। उसके जाने के बाद राघव का पीला चेहरा एक बार फिर अपनी सामान्य गुलाबी चमक पर लौट आया। मूर्ख, तुम मेरी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हो? राघव ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उस दिशा की ओर देखा जहां से वह व्यक्ति गया था। उसके मन में एक विचार आया। लगता है आज की रात इतनी उबाऊ नहीं होगी। अभी अभी हुए उस गुप्त हमले के बीच में राघव को अपने प्रतिद्वंद्वी के असली इरादों का एहसास हो गया था। हालांकि वह उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक नाटक था। कौन सा हत्यारा ऐसा होगा जो हत्या करने से पहले अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर देगा? कोई भी असली हत्यारा ऐसी बुनियादी गलती नहीं करेगा। और उस व्यक्ति के पास कोई वास्तविक हत्या का इरादा नहीं था, केवल एक जानलेवा आभा थी। हालांकि प्रत्येक हमला शक्तिशाली था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से पीछे हट रहा था। यह एक हत्यारे से बिल्कुल अलग शैली थी। इसलिए आखिरी क्षण में राघव जानबूझकर हार गया और खुद को उड़ने दिया। उसने छिपाया कि उसके पास कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी और घायल होने का नाटक किया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह हत्यारा तुरंत चला गया। क्या उन्हें लगा कि वह मूर्ख है? जो लोग उसके पास आ रहे थे वे बस साधारण लोग थे जिन्हें वह जाने से पहले आसानी से मार सकता था। लेकिन हत्यारे ने चौंक कर जल्दी से पीछे हटने का नाटक किया। राघव ने इस घटिया अभिनय पर घृणा से नाक भौं सिकोड़ी। वह जानता था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च पद पर होगा, जो बहुत घमंडी है और स्वयं को अचूक मानता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका परीक्षण क्यों किया गया था, लेकिन राघव जानता था कि निश्चित रूप से उसका अनुवर्ती परीक्षण किया जाएगा, अन्यथा यह सब निरर्थक होता। राघव, आप सचमुच बहुत जल्दी आ गए। हाँ। जब वह इस पर विचार कर रहा था तो वह सार्वजनिक चौक में चला गया और अब्बी ने उत्साह से उसे आवाज लगाई। चौक कई मील चौड़ा था और वहां दर्जनों मीटर ऊंची अनगिनत लालटेनें रखी हुई थीं। लेकिन चूंकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें जलाया नहीं गया था। चौक पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। सभी तरह के निर्माण कार्य पूरे हो रहे थे। बिना जलाए हुए भी अनगिनत विविध लालटेनें फिर भी एक शानदार दृश्य थीं। पूरे चौक में यंग पुरुष और महिलाएं खेल रहे थे। बातचीत की आवाज हवा में गूंज रही थी और बीच बीच में घंटी जैसी हंसी की आवाज भी आ रही थी। लेकिन कुछ ऐसी हंसी सुनने में बहुत ही अप्रिय थी। कौन जानता है कि वे हंसी हमेशा से ऐसी ही थीं या फिर किसी खास मौके पर ऐसा हुआ था, लेकिन वे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामे हुए मस्ती कर रही थीं, साथ ही चुपके से पुरुषों की तरफ देख रही थीं। हालांकि शरद ऋतु आ चुकी थी,
लेकिन चौक पर वसंत का ताजा एहसास हो रहा था। कुछ लोग वाकई वैसा ही कर रहे थे जैसा राघव की मां ने कहा था, और उन्होंने पहले ही एक ऊंची जगह चुन ली थी। उनमें से कुछ ऊंची चट्टानों पर थे, कुछ पुलों पर। उनके हाथ उनके सामने एक पंखा लहरा रहे थे जो एक चुलबुले अंदाज में था। जिस बात ने उन्हें चौंका दिया और अवाक कर दिया वह यह थी कि उनमें से कुछ लोग मुर्गों की तरह व्यवहार कर रहे थे और अत्यधिक अश्लील व्यवहार कर रहे थे। अभी ये सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं के साथ प्रसिद्ध फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव है। राघव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। राघव, हम जल्दी आ गए हैं। वास्तव में सुंदर महिलाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं। केवल आत्मविश्वास से रहित लोग ही इतनी जल्दी आते हैं, उसने अजीब तरीके से समझाया। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा वह पीछे हट गया। लेकिन राघव निश्चित रूप से एक अपवाद है। राघव वाकई बहुत जल्दी आ गया था। उसने सारा दोष अपनी मां पर मढ़ा और रोने लगा। लेकिन जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया वैसे वैसे और भी लोग आने लगे। ये नए सदस्य निश्चित रूप से उन लोगों से एक ग्रेड बेहतर थे जो इतनी जल्दी वहां पहुंच गए थे। कम से कम उनकी हंसी इतनी डरावनी नहीं थी। संख्या और गुणवत्ता दोनों के मामले में यह काफी अच्छा था। आहा राघव, तुम सच में आ गए। कुणाल अभी अभी आया था। उसने जल्दी से राघव और अभी को देखा जो एक कोने में छिपे हुए थे। हाँ राघव, आज तुम वाकई बहुत शानदार लग रहे हो। रघु और अन्य लोग भी एक के बाद एक आए और राघव का अभिवादन करने आए। रघु, तुम भी बुरे नहीं हो। तुमने काफी वजन कम कर लिया है। पहले तो हमें पता भी नहीं चलता था कि तुम कैसे अपनी जगह पर फिट हो जाते हो, अभी ने मजाक में कहा। सभी लोग भी हंस पड़े। जैसे जैसे वे मौज मस्ती कर रहे थे अधिक से अधिक लोग वहां आने लगे और प्लाजा पूरी तरह से भर गया। यंग लोग भीड़ में छोटे छोटे समूहों में थे और चुपचाप बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, लक्ष्य की तलाश में। राघव, चलो उनके साथ चलते हैं। लालटेन उत्सव शुरू होने का समय हो गया है, कुणाल ने कहा। रघु और बाकी लोग पहले से ही थोड़ा दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन चूंकि राघव ने कभी कुछ नहीं कहा इसलिए वे केवल उसके पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। दरअसल राघव वास्तव में भीड़ में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह असभ्य नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने फिर भी लोगों की विशाल भीड़ में जाने का संकल्प लिया। जैसे ही राघव का समूह अंदर आया उन्होंने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक कारण यह था कि वे शामिल होने वाले अंतिम समूहों में से एक थे, लेकिन लोगों का यह समूह भी बहुत खास था। लंबा, छोटा, मोटा, पतला, हर किसी की पसंद के हिसाब से कोई न कोई था। हाँ, वह कौन है? कितना सुंदर है! मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? एक महिला ने तुरंत आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। दिखने में राघव निश्चित रूप से बुरा नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से लोगों को आश्चर्यचकित करने और विस्मित करने के बिंदु तक नहीं पहुंचा था। लेकिन एक फूल सुंदर है या नहीं, यह देखने वाले की नजर में तय होता था। रघु, अभी और अन्य लोगों के अलावा काले चेहरे वाला कुणाल भी सामान्य से कहीं अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। तुम्हें नहीं पता, वह राघव है, सेनापति का बेटा। हे भगवान, वह राघव है, वही राघव जिसकी प्रशंसा जूनियर पीढ़ी में राजधानी के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में की जाती है। मैंने सुना है कि वह एक पिल अप्रेंटिस भी है और हो सकता है कि वह ग्रैंड मास्टर संजय का पहला शिष्य भी बन जाए। उसके बारे में गपशप हवा में फैल गई और कई महिलाएं उसकी ओर चुपके से देखने लगीं। कुछ साहसी महिलाओं ने तो उसका नाम चिल्लाना भी शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। राघव ने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी, और चाहे उसका चेहरा कितना भी मोटा क्यों ना हो, फिर भी वह सब कुछ छिपा नहीं सका। भाईशी, तुम आगे जाओ। रघु और नकुल, तुम लोग भी थोड़ा ऊपर आओ। राघव सीधे अपने दोस्तों के पीछे छिप गया और चलते समय अपना सिर नीचे कर लिया। इससे उस पर से दबाव कुछ कम हुआ। कुछ देर भीड़ के बीच से गुजरने के बाद वे एक विशाल युद्ध क्षेत्र में पहुंचे जो सैकड़ों मीटर चौड़ा था। राघव, यह मार्शल एरिना फीनिक्स क्राई एम्पायर में नंबर 1 जूनियर योद्धा को खोजने के लिए है। क्या आप रुचि रखते हैं? कुणाल मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मुझे कर्तव्य दिखाने वाला बंदर बनना पसंद नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। हे, फिर तो मुझे राहत मिली। कुणाल हंसा। राघव एक पल के लिए चौंक गया।
लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुणाल वास्तव में उस किताब के पीछे था। शुभकामनाएं। राघव ने मुट्ठी आगे बढ़ाई। कुणाल ने उससे मुट्ठियां टकराई और कहा, चिंता मत करो, जब तक यह तुम नहीं हो तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम दोनों बहुत बदतमीजी कर रहे हो, तुम हमारी जरूरतों को अनदेखा करते रहते हो। चलो भाई, हम अपने समय का फायदा उठाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, अभी ने चिल्लाते हुए कहा, और उसने बाकी लोगों को दूर खींच लिया। थोड़ी देर में फिर यहीं मिलना याद रखना, कुणाल ने चिल्लाकर कहा। उन दोनों को तो यह भी नहीं पता था कि उनकी आवाज सुनी गई है या नहीं। बाकी लोग जल्दी से भीड़ में गायब हो गए, हर कोई अपने लक्ष्य की तलाश में था। कुणाल, आपकी साधना का आधार कैसा है? यह देखकर कि आसपास कोई नहीं था, राघव ने उससे चुपचाप पूछा। रक्त संक्षेपण के पहले स्वर्गीय चरण का शिखर, बस कुछ ही समय में मैं दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, कुणाल ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। वह इतनी जल्दी अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में सफल रहा था, इसका कारण था राघव की सहायता। कोई व्यक्ति जितनी जल्दी रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उतना ही अधिक लाभ उसकी भविष्य की साधना को होगा। यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष के बाद ही रक्त संघनन तक पहुंचने में सफल हो पाता है, तो वह व्यक्ति संभवतः रक्त संघनन के प्रथम स्वर्ग चरण से आगे कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। वर्तमान में कुणाल 18 वर्ष का भी नहीं था, लेकिन उसने रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। भविष्य में उसके पास टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने की 30% से अधिक संभावना होगी। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र वह स्तर था जिस पर साम्राज्य में सबसे मजबूत अस्तित्व थे। पूरे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में उनमें से केवल 3 थे। राघव ने सिर हिलाया। ऐसी गति का मतलब था कि कुणाल बेहद मेहनती था, लेकिन जब उसने कुणाल के डेंटियन की जांच की तो उसने पाया कि उसकी आत्मा जड़ केवल औसत गुणवत्ता की थी। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र शायद उसके मार्शल पथ की सीमा होगी। आगे बढ़ने की बहुत उम्मीद नहीं थी। बाद में मैं आपको एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पेल को परिष्कृत करने में मदद करूंगा, जो आपकी नींव को स्थिर करेगी। अपने काम के रवैये के साथ आपको 30 साल की उम्र से पहले टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, राघव ने कहा। क्या पिछली बार आपने मुझे जो गोली दी थी वह वास्तव में आपने खुद ही परिष्कृत की थी? कुणाल उस प्रस्ताव से प्रसन्न था, लेकिन वह थोड़ा संदेह करने से खुद को रोक नहीं सका। दिलचस्प। अगर मैंने इसे परिष्कृत नहीं किया तो क्या मैंने इसे चुराया? राघव थोड़ा चिढ़ गया। नहीं, लेकिन हमने शुरू में सोचा था कि यह ग्रैंड मास्टर संजय थे जिन्होंने आपको यह दिया था, कुणाल ने हल्के से कहा। आखिरकार राघव पलक झपकते ही पूरी तरह बदल गया था। वह एक ऐसा कचरा था जो खेती नहीं कर सकता था। वह एक पिल अप्रेंटिस बन गया था। वे अभी भी इस बात से हैरान थे और इसीलिए वे कुछ सिद्धांत बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि अब राघव जो कुछ उसे बता रहा था उसका मतलब यह था कि उसने खुद ही इसे परिष्कृत कर लिया था। अभी आपकी नींव खराब नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से ठोस नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि प्रारंभिक आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन स्तरों पर आपकी साधना थोड़ी जल्दबाजी में की गई थी। इसने आपकी नींव पर कुछ दोष छोड़ दिए हैं। इसलिए जब आप भविष्य में टेंडन परिवर्तन पर हमला करेंगे तो यह एक बाधा होगी। फाउंडेशन स्थापना गोली, जिसे मैं आपके लिए परिष्कृत करूंगा, उन सभी दोषों को ठीक करने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन यह आपके लिए टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान बना देगी, राघव ने कहा। राघव, मैं शिष्टाचार के लिए कोई शब्द नहीं कहूंगा। अगर भाई को भविष्य में कोई जरूरत होगी तो बस मुझे बता देना और मेरी जिंदगी तुम्हारी होगी, कुणाल ने गंभीरता से शपथ ली। भाइयों के बीच ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। अरे ये क्या है? राघव ने अचानक दूर से कढ़ाईदार कपड़े पहने एक दर्जन गार्डों को चलते हुए देखा। उनके हाथों में कोई बड़ी वस्तु थी, लेकिन वह उसका आकार नहीं देख पाया। ये राजकुमारियों के लालटेन है। राजकुमारियां त्योहार के दौरान अपने हाथों से एक एक लालटेन बनाएंगी ताकि साम्राज्य को सौभाग्य का आशीर्वाद मिले, कुणाल ने समझाया। राजकुमारियां? फिर उसे निश्चित रूप से अच्छी तरह से देखना था। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि अमोदिता की कौन सी राजकुमारी थी। जहां तक उन पहरेदारों की बात है,
वे सभी एक विशाल पर्दे के पीछे मार्च करते थे, जिसका मुख्य भीड़ के साथ साथ मार्शल स्टेज की ओर भी था। उत्सव अब भी शुरू होना बाकी था, इसलिए लोगों को जल्दी से जल्दी इसे देखने नहीं दिया गया। और भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिखने लगे, जिन्होंने पूरी परिधि को घेर लिया। उन गार्डों की गतिविधियों में रुचि लेते हुए जो यंग लोग वहां घूम रहे थे, वे भी वहां आने लगे। यह क्षेत्र बहुत जल्दी पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाला हो गया। कुछ महिलाएं जो समय पर अपनी जगह नहीं पा सकीं, उन्होंने एक आदमी को देखकर आंखें झपकाईं, जिसने तुरंत उनके लिए अपनी जगह छोड़ दी। जहां तक उन लोगों की बात है, वे केवल बहुत दूर से ही देख सकते थे। यहां तक कि रघु और दूसरे लोग भी केवल दूर से ही देख सकते थे। आखिर उन्हें लड़कियों के पीछे भागने के लिए किसने कहा था? स्टेज और बड़े पर्दे के पास की सभी जगह पहले ही ले ली गई थीं, इसलिए वे केवल दूर खड़े रह सकते थे। जब सभी लोग बैठ गए तो एक फीनिक्स गाड़ी प्रकट हुई और एक जोरदार आवाज हुई, जिससे सभी गार्ड घुटने टेक दिए। महारानी दामिनी की गाड़ी आ गई है। घोषणा के बाद 8 महिलाएं एक महिला को फीनिक्स गाड़ी से नीचे उतारने के लिए शालीनतापूर्वक आगे आईं। जब वह महिला नीचे उतरी तो हर एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया और आदरपूर्वक पुकारने लगा, नमस्कार महारानी दामिनी। लेकिन राघव उन लोगों में शामिल नहीं था जो घुटने टेक रहे थे। ऐसा उसके अहंकार या साधना के आधार के कारण नहीं था। साम्राज्य के रीति रिवाजों के अनुसार रक्त संघनन क्षेत्र से ऊपर के साधकों को राजकुमारों के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जब महारानी दामिनी की बात आती थी तो साधना का आधार मायने नहीं रखता था। साम्राज्य के किसी भी नागरिक को उसके सामने घुटने टेकने पड़ते थे। अपवाद जिसने उसे इस प्रथा को अनदेखा करने की अनुमति दी, वह था एक पिल अप्रेंटिस के रूप में उसकी स्थिति। एक कीमियागर के रूप में उसके पास घुटने टेकने का विकल्प नहीं था। इसके अलावा वह लोगों की एक बड़ी भीड़ के बीच बैठा था ताकि उसे देखा न जा सके। स्वीकार किया गया। महारानी दामिनी ने इन लोगों की ओर केवल एक नजर देखा और फिर उदासीनता से अपना हाथ ऊपर उठा दिया। तभी सभी धीरे धीरे उठ खड़े हुए। राघव ने इस महिला की बारीकी से जांच की, जिसके पास फीनिक्स क्राई साम्राज्य की सारी शक्ति थी। वह लगभग 37 या 38 साल की दिखाई देती थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वह वास्तव में 50 से अधिक की थी। महारानी विधवा कहलाने के बावजूद वह सम्राट की रक्त संबंधी मां नहीं थी, बल्कि राजकुमार की वास्तविक मां थी। चूंकि सम्राट इतने लंबे समय तक एकांत में रहे थे, इसलिए चांसलरों ने अंततः फैसला किया कि उन्हें महारानी कहना अनुचित हो रहा है। चूंकि अब युवराज वयस्क हो चुके थे, इसलिए उन्हें अगले साल सिंहासन पर बैठना था। इसलिए उसका शीर्षक महारानी से बदलकर महारानी दामिनी हो गया था। महिलाओं के सहयोग से वह धीरे धीरे बीच वाली सीट पर चली गईं और बैठ गईं। सातों राजकुमार भी क्रमवार बाहर आए और महारानी के बगल में बैठ गए। यह पहली बार था जब राघव ने सभी राजकुमारों को एक साथ देखा था। उसने एक एक करके उन पर नजर डाली। उसने पहले भी युवराज को देखा था और उसने 7वें राजकुमार को भी पहचान लिया। मौजूदा 7वें राजकुमार का व्यवहार अब पहले से बेहतर हो गया था और वह पहले की तरह खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। राघव को आखिरकार वह मिल गया जिसमें उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, चौथा राजकुमार। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि चौथा राजकुमार बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शालीन मुस्कान रहती थी जो बहुत दोस्ताना और शक्तिशाली थी। अपने आसपास का माहौल देखते हुए राघव ने देखा कि कई युवतियां पहले से ही इस सुंदर राजकुमार पर मोहित थीं। राघव ने दूसरे राजकुमारों की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। हालांकि वे सभी बहुत भव्य थे, लेकिन उनकी आंखों में अहंकार छिपा नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसने इस समय अमोदिता के बारे में सोचा। इन राजकुमारों में से कितने लोगों ने मुखौटे नहीं पहने थे, या अधिक सटीक रूप से क्या वे सभी मुखौटे पहने हुए थे? और उन्होंने कितने मुखौटे पहने हुए थे? उसके होठों पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। राजघराने के पास जितनी अधिक शक्ति होगी, भ्रष्ट होने पर उनसे निपटना उतना ही कठिन होगा। बेहतर होगा कि वे कुछ युद्धों का नेतृत्व करें और अपने लोगों के साथ साथ उन्हें भी थोड़ा दर्द महसूस करवाएं। राघव ने उन लोगों की नाक में दम कर दिया जिन्होंने बिना खून छुए ही दूसरों की हत्या कर दी थी।
अगर उनके इरादे ऐसे ही थे तो उन्होंने साधना के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ग्रैंड मास्टर संजय आ गए हैं। राघव को आश्चर्य तब हुआ जब ग्रैंड मास्टर संजय वास्तव में कुर्सियों पर दिखाई दिए। उनके प्रकट होने से तुरंत ही हलचल मच गई। यह पहली बार था जब ग्रैंड मास्टर संजय जैसा व्यक्ति फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल में आया था। जैसे ही ग्रैंड मास्टर संजय आए, महारानी दामिनी तुरंत खड़ी हो गईं और उन्हें अपना सम्मान दिया। नमस्कार ग्रैंड मास्टर। यह बूढ़ा आदमी महारानी दामिनी से इस तरह के शिष्टाचार का हकदार नहीं है। ग्रैंड मास्टर संजय ने भी उन्हें सम्मान में आधा झुककर प्रणाम किया। दोनों के एक दूसरे को बधाई देने के बाद ग्रैंड मास्टर संजय ने अपनी सीट ली। उनकी सीट महारानी के ठीक बगल में थी और बिल्कुल उसी ऊंचाई पर थी जिससे पता चलता था कि उनका दर्जा कितना ऊंचा था। उसकी निगाह भीड़ पर घूम रही थी और जब उसने देखा कि राघव कोने में छिप गया है तो उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। उसकी इस हल्की हरकत ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संजय की निगाहों का अनुसरण करते हुए उन्होंने तुरंत राघव को ढूंढ लिया। लगता है कि अफवाहें सच हैं। राघव को वास्तव में ग्रैंड मास्टर संजय ने पहचान लिया है। हो सकता है कि वह पहले ही उनका प्रशिक्षु बन चुका हो। कुछ लोग आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल पहले राघव एक बदमाश था, लेकिन अब ग्रैंड मास्टर संजय की मान्यता के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह वास्तव में एक बहुत ही सम्मानित पिल अप्रेंटिस बन गया था। राघव ने जब ग्रैंड मास्टर संजय को सिर हिलाते हुए देखा तो वह कोसने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, सभी ने तुरंत उसकी ओर देखा। वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन अब चुप रहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। राघव उठे और ग्रैंड मास्टर संजय की ओर झुके। यह देखकर महारानी दामिनी मुस्कुराईं। लगता है ग्रैंड मास्टर का बंद दिल इतने सालों के बाद आखिरकार हिल गया है। क्या आप अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? भीड़ तुरंत शांत हो गई। अफवाह थी कि ग्रैंड मास्टर संजय बहुत घमंडी है और अपने जीवन में कभी भी किसी को शिष्य नहीं बनाएगा। वे सभी उत्सुक थे कि वह क्या जवाब देगा। इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वह मेरा प्रशिक्षु बने, ग्रैंड मास्टर संजय ने हल्के से उत्तर दिया। हालांकि उसने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही थी, फिर भी उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। वह इतना घमंडी आदमी था कि लगभग किसी ने उसे कभी किसी की तारीफ करते नहीं सुना था। राघव को इतना महत्व देने के बाद राघव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। लोगों के दिमाग में अनगिनत धारणाएं उभरने लगीं। चौथे राजकुमार ने कहा, मुझे मानना होगा कि राघव एक अत्यंत प्रतिभाशाली कीमियागर है, अन्यथा एक साधारण गोली प्रशिक्षु आपकी नजरों में इस तरह प्रवेश नहीं कर पाएगा। संजय ने चौथे राजकुमार को देखा और हंसते हुए कहा, एक प्रतिभाशाली कीमियागर होना इसका सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है दृढ़ता। चौथे राजकुमार की दृढ़ता भी बहुत सराहनीय है। वह मुस्कुराया। आपने मेरी बहुत प्रशंसा की है ग्रैंड मास्टर। चौथे राजकुमार ने इसके बाद बात करना बंद कर दिया। राघव की गहरी इंद्रियों ने देखा कि उसके हाव भाव में थोड़ा बहुत बदलाव आया था। क्या यह ग्रैंड मास्टर संजय द्वारा बताए गए कारण से था? राघव आश्चर्य करने से खुद को रोक नहीं सका। ग्रैंड मास्टर दीपेश, राजकुमार रुद्रा और राजकुमारी आरवी आ गए हैं। इस घोषणा के बाद आर्यवीर, आरवी और एक 40 वर्षीय पतला दाढ़ी वाला आदमी जो पिल मास्टर की पोशाक पहने हुए था, बाहर चला गया। उनके वस्त्र में पेट के क्षेत्र पर एक सुंदर गोली का बर्तन बना हुआ था। बर्तन पर 3 लाइनें थीं जो उन्हें गोली मास्टर के रूप में चिन्हित करती थीं। राघव के पास भी ऐसा ही एक कीमियागर लबादा था, लेकिन उसके लबादे की गुणवत्ता बहुत घटिया थी और उसके कढ़ाई पर केवल एक ही लाइन थी। 1 लाइन का मतलब था पिल अप्रेंटिस, 2 लाइन का मतलब था पिल एडेप्ट और 3 लाइन का मतलब था पिल मास्टर। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आखिर यह व्यक्ति कौन था? वह यहां क्यों आया था? संजय, इतने सालों से तुम्हें न देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम काफी बूढ़ी हो गई हो, दीपेश ने कहा। उसके ऐसा कहते ही पूरा चौक एकदम शांत हो गया। ग्रैंड मास्टर संजय को फीनिक्स क्राई साम्राज्य में बहुत सम्मान दिया जाता था और कोई भी उनसे ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
दीपेश, क्या तुमने अंततः आर्यद्वीप को छोड़ दिया क्योंकि तुम मर रहे हो और दुनिया को और अधिक देखना चाहते हो? ग्रैंड मास्टर संजय ने उत्तर दिया, अगर मैं मर भी जाऊं तो यह मेरी पत्नी के मरने से बेहतर होगा, और इन सालों में मेरी पत्नियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। दीपेश हंसा। यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, यह अज्ञात था, लेकिन आरवी ने दीपेश की बांह को गले लगाया और अपने शरीर को उसके शरीर से सटा दिया। राघव की निगाहें तब काली पड़ गईं जब उसने देखा कि आरवी ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे तस्वीर में दिख रही महिला ने संजय ने उसे दिखाए थे। यदि उसका अनुमान गलत नहीं था तो यह बूढ़ा भूत संभवतः संजय का दुश्मन था, और शायद उसकी पत्नी की मृत्यु भी उससे संबंधित थी। वह स्पष्ट रूप से ग्रैंड मास्टर संजय पर हमला कर रहा था और आरवी को एक धारदार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। राघव के भीतर रोष बढ़ गया। हालांकि उसका ग्रैंड मास्टर संजय से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह एक शांत व्यक्ति था जो दूसरों के साथ खुला और ईमानदार था। वह सम्मान के योग्य एक बुजुर्ग था, और उसके खिलाफ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साजिश रचे जाने के कारण उसने बेतहाशा निम्नलिखित बातें चिल्लाईं। तुम बस एक मरती हुई बूढ़ी छड़ी हो। उस दिन का ख्याल रखना जब तुम सेक्स के दौरान गिर जाओगी। चौक पर पहले तो सन्नाटा पसरा था, इसलिए राघव की आवाज हर किसी के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। हर कोई चौंक कर राघव की तरफ देखने लगा। तुम साहसी किसान हो, इस ग्रैंड मास्टर के साथ इतना असभ्य व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरवी ने राघव को गुस्से से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वासना में डूबे एक बूढ़े विकृत व्यक्ति के साथ अशिष्ट व्यवहार करने की परवाह करता हूं? राघव ने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया। राघव ने जो कहा उसे मानते हुए भीड़ आरवी की ओर देखने लगी। दीपेश का हाथ पहले से ही उसकी छाती पर था। उसने जल्दी से हाथ झटक दिया और राघव को घूरने लगी। उसने गुस्से से राघव की ओर इशारा किया, लेकिन वह केवल हकलाने लगी, कुछ भी कहने में असमर्थ थी। क्या आपके सभी फीनिक्स क्राई कुलीन बेटों का पालन पोषण इतना कम है? दीपेश ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले कि महारानी ड्वाजर कुछ कह पाती, संजय ने उदासीनता से कहा, राघव पहले से ही मेरे कीमियागर संघ का एक गोली प्रशिक्षु है। क्या तुमने उस बूढ़े कमीने की बात सुनी? यह स्वामी गिल्ड का सदस्य है, लेकिन तुम क्या हो? राघव ने कहा। बेवकूफ, ग्रैंड मास्टर दीपेश हमारे आर्यद्वीप के कीमियागर गिल्ड के अध्यक्ष हैं, आरवी ने गुस्से से जवाब दिया। ओह, तो वह यहां से नहीं था। अच्छा, मैं इस बारे में उलझन में था। हमारी फीनिक्स क्राई भूमि इतनी उपजाऊ है, वहां से ऐसा कोई बूढ़ा लंपट नहीं आ सकता। राघव ने राहत की सांस ली। उसके इस वाक्य से सभी को हंसी आ गई, लेकिन वे हंस नहीं पाए, लेकिन वे इसे रोक भी नहीं पाए, इसलिए सभी समझदार लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ लोगों ने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं की और मुंह ढकने से पहले ही जोर से हंस पड़े, लेकिन दीपेश के लिए यह और भी शर्मनाक था, बजाय इसके कि लोग खुलकर हंसते। चौक का माहौल बेहद अजीब हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी नीचे के लोगों को नहीं, बल्कि राजकुमारों को हुई। वे अपमान के डर से हंस नहीं पा रहे थे और उनके पास छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए अपनी हंसी को दबाना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। खांसी। आज छुट्टी है, इसलिए ग्रैंड मास्टर दीपेश, कृपया ऊपर आकर बैठिए। उत्सव जल्द ही शुरू होने वाला है। महारानी दामिनी के लिए भी यह मुश्किल था। कोई भी पक्ष दूसरे को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें समझौता करना पड़ा। ठीक है, दीपेश ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने धीरे धीरे अपनी जगह पर जाने से पहले संजय को ठंडी आवाज में घूरा। बैठते ही उसने राघव पर अपनी नजरें घुमाईं। क्या यह पुरानी छड़ी उसे डराने की कोशिश कर रही थी? राघव ने अपनी मुट्ठी उसकी ओर बढ़ा दी। उसकी बीच वाली उंगली ऊपर उठ गई। उसकी इस हरकत पर सभी चौंक गए। दीपेश का चेहरा तुरंत हरा हो गया और उसके अंदर हत्या की भावना उमड़ पड़ी। महारानी दामिनी ने यह देखा और जल्दी से चिल्लाई, उत्सव शुरू हो जाए। एक मधुर घंटी बजी। इंतजार कर रहे लोगों ने लालटेन जलाना शुरू कर दिया, जिससे चौक दिन के समय की तरह चमकने लगा। मंच के ऊपर विशाल लालटेनों की एक कतार दिखाई दी। विशाल लालटेन 8 पंखुड़ियों का प्रतिनिधित्व करते थे। 8 युवतियों ने उन्हें सावधानी से सहारा दिया
और जब 8 पंखुड़ियों को एक साथ मोड़ा गया तो उन्होंने एक विशाल कमल का निर्माण किया। अचानक कमल खिल गया और फूल का केंद्र थोड़ा हिल गया। तभी लोगों को एहसास हुआ कि बीच में एक खूबसूरत महिला है। जब वह दिखाई दी तो पूरी भीड़ ने जयकारे लगाए। वह फीनिक्स क्राई एम्पायर की पहली राजकुमारी थी। राघव ने पाया कि वह वास्तव में बहुत अच्छी थी और प्रशंसा के योग्य थी। हाथ उठाते ही कविता की 2 पंक्तियां उभरीं। ऊपर वाली पंक्ति, स्वर्ग फीनिक्स क्राई की रक्षा करे। नीचे वाली पंक्ति, राष्ट्र समृद्ध हो, इसके लोग शांति से रहें। पूरी भीड़ जयकारे लगाने लगी। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। एक राष्ट्र की राजकुमारी होना भी बहुत दुखद था। यह ऐसा था जैसे कि आपको अपना पूरा जीवन एक जार में एक क्रिकेट के रूप में जीना पड़े। वह दिन रात छिपकर लड़ने वाली जिंदगी थी, लेकिन अपने बारे में सोचते हुए वह भी ऐसी ही जिंदगी में आ गया था। अगर आप दूसरों को दबाते नहीं हैं तो आप बस कुचले जाएंगे। आपसे ऊपर वालों द्वारा कुचले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपको मजबूती से कुचलकर मार डालेंगे। चाहे इसका संबंध शत्रुता, सही और गलत आदि से था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यह संघर्ष मनुष्य की प्रकृति का सबसे आदिम रूप था। जब राघव इस बात पर आहें भर रहा था, तभी दूसरी राजकुमारी प्रकट हुई। अपनी अनुपस्थित मानसिकता के कारण वह उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया, जिसका उसे अफसोस हुआ। लेकिन अगला था अमोदिता का लालटेन। उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखीं, एक भी विवरण छूटने से डरते हुए। सबसे पहले कुछ आतिशबाजी से आकाश जगमगा उठा और जयकारे भी लगे। इसके तुरंत बाद एक विशाल ड्रैगन पतंग हवा में सीटी बजाती हुई उड़ी। उसी समय उस विशाल ड्रैगन के पास एक रंग बिरंगा फेनिक्स था, जिसके खूबसूरत पंख थे। उसके पंखों से सुनहरा पाउडर छिड़क रहा था, मानो कोई असली फाइनिक्स धरती पर उतर आया हो। वाह, कितना सुंदर! बिखरते पाउडर के साथ साथ ड्रैगन और फीनिक्स भी चमक रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सभी लोग किंवदंतियों की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। वे धीरे धीरे धरती पर उतरे। ड्रैगन के मुंह से सफेद रोशनी का एक बड़ा गोला निकला, जो फट गया और झरनों को उड़ाता हुआ निकल गया। उन रिबनों में से प्राचीन वेशभूषा पहने एक सुंदर महिला धीरे धीरे प्रकट हुई, सुडौल और इत्मीनान से। एक ऐसी सुंदरता जिसे देखकर आप उसे देखना बंद नहीं करना चाहेंगे। जब तीसरी राजकुमारी प्रकट हुई तो पूरी भीड़ जय जयकार करने लगी। बहुत से युवकों ने तीसरी राजकुमारी की खूबसूरती के बारे में पहले भी सुना था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि वह किसी साम्राज्य के पतन का कारण बन सकती थी। आज आखिरकार उन्हें उसे व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिला और एक पल के लिए केवल कट्टरपंथियों की चीखें ही सुनाई दे रही थीं। राघव भी उसे देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। ये पहली बार था जब राघव ने उसे इतनी खूबसूरती से सजे धजे देखा था। उसकी नज़र भीड़ पर घूम रही थी। अचानक जब उसने राघव को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने एक छोटी सी गेंद उछाली, जो धीरे धीरे उसकी ओर उड़ी। राघव ने गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और पाया कि गेंद पर एक छोटा सा टैग लगा हुआ था। पूरा राजमहल तुरंत शांत हो गया। सभी लोग राघव को घूर रहे थे। महारानी दामिनी भी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस व्यक्ति का चेहरा सबसे भद्दा था, वह निश्चित रूप से आर्यद्वीप का आर्यवीर था। हालांकि उसने सहज और सहज दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके बेकाबू गुस्से ने उसके चेहरे को हरा कर दिया। महारानी दामिनी ने पहले ही अमोदिता की शादी रुद्रा से करने का फैसला कर लिया था, लेकिन आज उनके द्वारा ड्रैगन और फेनिक्स का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था। इसके अलावा वह गेंद सीधे राघव की ओर फेंकी गई थी। आमतौर पर गेंद का कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन लालटेन के प्रदर्शन के साथ यह वैसा नहीं रह जाता। यह बिल्कुल वैसा ही रिवाज था जैसा प्राचीन समय में युवतियां अपने पति को चुनने के लिए कढ़ाई वाली गेंदें फेंकती थीं। खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद आर्यवीर अपने शरीर को कांपने और नसों को फटने से नहीं रोक सका। चेंग फेंग, इसे सहन करो। दीपेश ने आर्यवीर पर नजर डाली। चिंता मत करो ग्रैंडमास्टर, रुद्रा खुद को संयमित रखेगा। रुद्रा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी इस तरह कांप रही थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। आर्यवीर की इच्छा थी कि राघव अब भी मर जाए। राघव ने भी महसूस किया कि हर किसी की नजर उस पर अजीबोगरीब थी।
यहाँ उपस्थित लोगों में से केवल ग्रैंड मास्टर संजय ही ऐसे थे जो हल्के से मुस्कुराए। बाकी सभी की निगाहें या तो उलझन भरी या ईर्ष्या भरी थीं। राघव ने अमोदिता और उसकी खूबसूरत इत्मीनान भरी मुस्कान को देखा। उसने उसके हाथ में मौजूद गेंद की ओर इशारा किया। राघव को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक आतिशबाजी थी, इसलिए उसने उसका टैग खींच लिया और उसे आसमान में फेंक दिया। एक शानदार रोशनी ने पूरे चौक को जगमगा दिया। जब रोशनी की किरणें फीकी पड़ गईं, तो आसमान में 2 वाक्यांश दिखाई दिए। ड्रैगन 4 महासागरों में तैरता है, फीनिक्स 9 देशों में उड़ता है, आर्यवीर अब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अंततः उसके हाथ में रखा चाय का कप कुचल गया। राघव, अगर मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में नहीं तोड़ता तो मैं आर्यवीर नहीं होता। जहां तक तुम्हारा सवाल है अमोदिता, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। तुम फूहड़। अमोदिता के कार्यों ने उसे उससे भी अधिक अपमानित किया जितना कि उसने उसके चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा था। महारानी दामिनी की अभिव्यक्ति भी बेहद बदसूरत थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अमोदिता वास्तव में इतनी बोल्ड होगी और इस तरह से सार्वजनिक रूप से एक आदमी के लिए स्नेह व्यक्त करेगी। राघव भी अवाक रह गया जब उसने दूर खड़ी अमोदिता को देखा। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, लेकिन फिर भी वह दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। जब उसने राघव को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे उसे उसके लिए दर्द महसूस हुआ। अब उसे किस बात की निराशा हो रही थी? क्या यह मौत का सामना करने से पहले खुद को आखिरी बार व्यक्त करने का उसका तरीका था? अमोदिता के आंसुओं से लथपथ मुस्कुराते चेहरे को देखकर राघव के दिमाग में हलचल मच गई। वह अचानक खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए बोला, खून के समुद्र हमें रोक सकते हैं, लेकिन हम अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। ड्रैगन और फीनिक्स दोनों बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे। राघव की गुस्से भरी दहाड़ हर किसी के कानों में गूंज रही थी। उसकी दहाड़ में अविश्वसनीय रूप से दृढ़ निश्चय था, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो हार मानने के बजाय मरना पसंद करेगी। अमोदिता कांप उठी। उसके हाथ उसके मुंह को ढांक रहे थे। उसके आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। उसकी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी। वह बस अपनी मृत्यु से पहले एक बार अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करना चाहती थी, ताकि राघव उसके दिल की बात समझ सके। लेकिन क्या राघव की प्रतिक्रिया उसके खुद के विनाश में डूबने के समान नहीं थी? वह दुखी थी और उसे इस बात का अफसोस भी था कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया था। तीसरी राजकुमारी थक गई है, आओ और उसे मंच से उतार दो। महारानी दामिनी अपनी पूरी ताकत से उसके गुस्से का विरोध कर रही थी। 5 अंगरक्षक आए और जैसे ही वे अमोदिता को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, ग्रैंड मास्टर संजय बोल पड़े, महारानी दामिनी, यह सही नहीं है। यंग लोगों में भावनाएं होना अच्छी बात है। आओ अमोदिता, इस बूढ़े आदमी के पास बैठो। महारानी दामिनी के चेहरे के भाव बदल गए। किसने सोचा होगा कि ग्रैंड मास्टर संजय, जिन्होंने कभी सांसारिक मामलों में भाग नहीं लिया, वास्तव में शाही मामलों में शामिल होंगे। अमोदिता ने ग्रैंड मास्टर संजय की बातें सुनकर खुशी मनाई। शायद वह उसे उसके विनाश से नहीं बचा सकता था, लेकिन उसने सोचा कि वह राघव की रक्षा करने में सक्षम था। यह सोचते हुए वह उसके सामने घुटने टेकने के लिए झुकी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, ग्रैंड मास्टर संजय ने अपना हाथ बढ़ाया और एक कोमल बल ने उसे वापस ऊपर खींच लिया। बच्चे, इस शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। उसने अमोदिता को बैठने के लिए अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अन्य लोगों की नजरों में अजीब बात यह थी कि उनके साथ अत्यधिक मतभेद होने के बावजूद दीपेश ने बिना कुछ कहे केवल ठंडे मन से देखा। महारानी दामिनी अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित थीं, लेकिन वह इतनी छोटी सी बात पर संजय को नाराज नहीं करना चाहती थीं। कीमियागर संघ के समर्थन के बिना चाहे शाही परिवार कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे जल्दी ही ढह जाएंगे। इसलिए वह केवल खुद को संयमित कर सकती थी। लेकिन महारानी विधवा के रूप में उनकी सोच और योजनाएं बहुत गहरी थीं। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और वे केवल मुस्कुराईं, तो उत्सव जारी रहने दें। कुणाल आखिरकार राघव के पास खड़ा हो गया। हाथ खींचते हुए वह हंसा, लगता है अब मेरे लिए मंच पर आने का समय आ गया है। पिछले वर्षों में राजकुमारियों की लालटेनें जलते ही कुलीन पुत्रों के बीच नंबर 1 कनिष्ठ योद्धा के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी।
कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें महारानी दामिनी। यह बूढ़ा आदमी आर्यद्वीप से सिर्फ आपके लालटेन उत्सव में भाग लेने के लिए आया है और मैं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लाया हूं, दीपेश ने जल्दी से कहा। ओह, ग्रैंड मास्टर का कार्यक्रम निश्चित रूप से देखने लायक होगा। महारानी दामिनी मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए रुकी। यह मेरी प्रशिक्षु है जो इस साल सिर्फ 17 साल की है, लेकिन वह पहले से ही एक सच्ची और परखी हुई गोली प्रशिक्षु है। दीपेश ने विशेष रूप से सच्ची और परखी हुई बात पर जोर दिया। हर कोई स्वाभाविक रूप से राघव की ओर देखने लगा। जो कोई भी मूर्ख नहीं था वह समझ सकता था। वह अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहा था कि राघव नकली है। ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राघव को पिल अप्रेंटिस का दर्जा कैसे मिला। ऐसे कई लोग थे जिन्हें उसकी असली ताकत पर संदेह था। राघव ने दूसरों को सिर्फ एक बार देखने के लिए गोलियों को परिष्कृत किया था, लेकिन यह गिल्ड के अंदर ही हुआ था, इसलिए बाहरी दुनिया को अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ज्यादातर लोगों को लगा कि राघव ने बस चुपके से अपना रास्ता बना लिया था और जरूरी नहीं कि उसके पास कीमियागिरी का कोई सच्चा हुनर हो। लंबे समय तक अपंग रहने के कारण तथा हाल ही में उनकी तेजी से उन्नति के कारण कई लोगों को संदेह था कि उनके पीछे किसी प्रकार का शक्तिशाली समर्थन हो सकता है और वह समर्थन संभवतः ग्रैंड मास्टर संजय ही था। लेकिन ग्रैंड मास्टर संजय चाहे कितने भी अद्भुत क्यों न हो, वे एक अपंग को मात्र 2 महीनों में गोली प्रशिक्षु में कैसे बदल सकते थे। यह सुनकर राघव के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। संजय ने भी कुछ नहीं कहा। दीपेश ने आगे कहा, आज चलो मेरे प्रशिक्षु को यह दिखाने दें कि एक कीमियागर कैसे परिष्कृत करता है। भीड़ ने जयकारे लगाए। कीमियाघरों का बहुत सम्मान किया जाता था तथा उपस्थित अधिकांश लोगों ने गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। वे इस पेशे के प्रति बहुत सम्मान और जिज्ञासा से भरे हुए थे। गोली बनने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से देखना निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन वास्तव में यह और भी अधिक आनंददायक हो सकता है। आरवी मेरे आर्यद्वीप के कीमियागर गिल्ड का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या फीनिक्स क्राई कीमियागर गिल्ड में उसी पीढ़ी का कोई है जो उसके साथ जुड़ना चाहेगा। दीपेश ने ग्रैंड मास्टर संजय की ओर देखा। वह आपकी प्रशिक्षु है, लेकिन राघव मेरी प्रशिक्षु नहीं है, इसीलिए आपकी छोटी सी छिपी चुनौती का कोई मतलब नहीं है, संजय ने उदासीनता से कहा। राघव का दिल कांप उठा। क्या संजय ने उसे कभी प्रशिक्षु के रूप में नहीं लिया? इसका कारण दीपेश से संबंधित था। यह बस खेल है, इससे यहां भी रौनक आएगी, इसलिए यह बेकार नहीं है। इसके बाद दीपेश ने एक पारदर्शी बोतल निकाली जिसमें अंगूठे के आकार की एक लौ थी जो लगातार जल रही थी। यह जानवर की लौ दूसरे दर्जे के जादुई जानवर फ्लेम लेपर्ड से आती है। जो भी जीतेगा उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। आरवी ने भी उस राक्षसी लौ की ओर लालसा से देखा। वह वास्तव में इसे लंबे समय से चाहती थी, लेकिन दीपेश ने हमेशा उसे देने से इनकार कर दिया था। उस राक्षसी ज्वाला ने भी राघव के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन प्रस्तुत किया। तो बच्चे, क्या तुम ऊपर आकर खेलना चाहोगे? बहुत से लोग अंदर ही अंदर सिर हिला रहे थे कि यह उकसावा कितना स्पष्ट था। दीपेश का आचरण ग्रैंड मास्टर के रूप में उनकी स्थिति के अनुरूप नहीं था। जैसा कि उन्हें संदेह था, राघव दीपेश को तिरस्कार से देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसने फिर भी एक शब्द बोला, अच्छा। रघु और अन्य लोग अवाक रह गए। राघव, आप क्या कर रहे हैं? सबकी अजीब निगाहों के सामने राघव मंच पर गया और आरवी से कहा, तुमने अपने मालिक की बात सुनी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूं?